जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। आज तो मैं भी जादू करूंगा। मम्मा की छड़ी से जंगल में जाता हूँ। बबलू चिड़ा वो छड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक बागीचे में जाता है जहाँ पेड़ के नीचे गाय घास खा रही थी। मम्मा भी जादू करती हैं। आज मैं भी इस छड़ी से जादू करके देखता हूँ। ये गाय डर जाएगी। फिर बबलू चिड़ा छड़ी की ताकत देखने के लिए सीधा गाय पर जादू करता है। छड़ी से एक जादुई बिजली निकलती है जिससे वो गाय वहीं मर जाती है। तभी वहाँ गाय का मालिक तोता आ जाता है। चीकू तोता अपनी गाय को इस हालत में देखकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आह, मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ। इसी गाय के दूध से ही तो मेरा परिवार चलता था। आह, तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस खेल रहा था। मेरे कारण ही आपकी गाय मर गई। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था। मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है, जिसे देखकर पड़ोसी कव्वे कहते हैं, देखो ना बिजली, ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है। ये मोटी चोंच वाला सबको पागल बना रहा है। तोता वो गोबर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। तभी गोबर सोने में बदल जाता है। अब तो तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी गाय तो सोने का दूध देती है और सोने का गोबर देती है। अब तोता जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तोते की गाय गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चा देती है। तोते की गाय का बच्चा भी सोने का था। ये देखकर कौवा कबूतर से कहता है, देखो देखो कबूतर यार, इस तोते ने तो बच्चे पर भी सोने का रंग करवा लिया है। लेकिन कुछ भी हो बादल, जब से ये तोता सोने की गाय लेकर आया है, बहुत अमीर होता जा रहा है।
फिर बादल कौवा मन ही मन में सोचता है, वैसे कबूतर ठीक ही कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कभी अपने घर से निकलते हैं और वो तोते की गाय को चुराकर वहां से ले जाते हैं। बादल कौवा गाय को चारा डालता है। गाय चारा खा जाती है। चारा खाते ही गाय गोबर करती है। ये क्या बादल जी, ये गाय तो गोबर कर रही है। तभी तोता भी वहां आ जाता है। अरे कौवो, तुमने मेरी गाय चुराई, मुझे मेरी गाय वापस दो। हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तभी तोता कौवे से लड़ने लगता है। शोर की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहां आ जाते हैं और वो सब तोते की गाय उसे वापस दिला देते हैं। तोता अपनी गाय लेकर चला जाता है। तभी वहां खड़े सभी पक्षी देखते हैं गाय ने जो गोबर किया था वो सोने का बन जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। देखो बादल जी, ये गोबर तो सोने का बन गया है, तभी तो वो मोटी चोंच वाला इतना अमीर हो गया है। अगले दिन कुछ और पक्षी उस गाय को चुराने आते हैं और वो पक्षी उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसका बछड़ा वहीं रह जाता है। गाय का बच्चा बहुत रोता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। ये देखकर तोता खुश हो जाता है, साथ में उसे दुख भी होता है। ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, ये बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। फिर तोता पूरे जंगल में बछड़े की माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। तभी गाय का बच्चा खुद चलने लगता है। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी माँ थी। अब तोता गाय और उसके बच्चे को लेकर जादूगरनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं इस गाय और बच्चे को पाल तो लूंगा, लेकिन जंगल के पक्षी इसे चुरा लेते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा और गाय आप रख लीजिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। तोते, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम में जरा भी लालच नहीं है। मुझे लगा तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे। ठीक कहा जादूगरनी, मैं लालची तो था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। धन ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकता। ठीक है तोते, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सब दूंगी। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। ऐसे तोता बहुत अमीर हो जाता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। कोमल चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि जंगल में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। बच्चों, बाहर तो बहुत काले काले बादल छा गए हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मीना बेटी, तुम सबसे बड़ी हो, तुम अपने 4 बहनों भाइयों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से लौट आइएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। अभी कोमल चिड़िया आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया थोड़ा सा उड़ती है और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे 5 बच्चे भी अकेले हैं। अगर मुझे मालूम होता कि बारिश इतनी तेज होगी तो मैं कभी घर से ना आती। तेज बारिश से चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है। मीना बहना, यहाँ तो पानी आ रहा है। हाँ बबलू भैया, हम घोंसला उठाकर दूसरी ओर रख देते हैं। फिर चिड़िया की बड़ी बेटी मीना घोंसला उठाती है और दूसरी ओर रख देती है। चिड़िया के चारों बच्चे घोंसले में बैठ जाते हैं। तबके मीना चिड़िया खिड़की से बाहर अपनी माँ को देखती है। मीना बहन, क्या मम्मा आ गई है? नहीं छोटी, अभी तक तो नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बादलों की गरज से बहुत डर लगता है। छोटी, ऐसे डरती नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है हालात का मुकाबला करते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज हो जाती हैं। एक उड़ता हुआ कबूतर भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आज तो जंगल में कुछ तूफानी बारिश है, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। क्या तुम्हारे बच्चे अकेले हैं घर में? हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चे अकेले हैं घर में। ऐसी बारिश में तो मैं अब घर भी नहीं जा सकती। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही तूफानी बारिश में। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है। चुप कर जाइए कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। कोमल चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। चलो हम सबको घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये घर की छत हम पर गिर जाएगी। फिर मीना चिड़िया अपने चारों बहन भाइयों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही मीना अपने बहन भाइयों को घर से बाहर लेकर जाती है तो उनके घर की छत गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो हम अब तक मर जाते। छोटी, मैं आप सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप सब इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहना, कहीं भी नहीं जाना। मैं अभी आती हूँ। मैं केले के पत्ते लेकर आती हूँ और उनसे छत बनाकर हम वहीं बैठ जाएंगे। उसमें बारिश का पानी नहीं आएगा, मैंने मम्मा को देखा है। ऐसा कहते हुए मीना थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मीना केले के पत्ते लेकर आती है। फिर वो सब बहन भाई मिलकर केलों के पत्तों की छत बना लेते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं। मीना बहन, हमारी मम्मा कहाँ होंगी? आप चिंता नहीं करो भैया, मम्मा आ जाएगी। कोमल चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। चिड़िया बहन, लगता है कोई पक्षी मुसीबत में है। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर जल्दी से भागकर जाते हैं। कौन है इस पेड़ के नीचे? कौन है? मैं हूँ बिजली कवि, मुझे बाहर निकालो। तभी चिड़िया और कबूतर देखते हैं बिजली कवि एक पेड़ की बड़ी शाख के नीचे दबी हुई थी। कोमल चिड़िया और कबूतर बड़ी हिम्मत से उस शाख को हटाते हैं और शाख के नीचे से बिजली कवि को बाहर निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। अगर तुम दोनों ना आते तो मैं शायद यहाँ आज मर जाती। तभी कोमल चिड़िया का ध्यान अपने 5 बच्चों की ओर जाता है। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बहन, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। अब तो हवा भी और तेज हो गई है। मगर कोमल चिड़िया के दिल में तो बेचैनी थी। वो उड़ती है, वो तेज बारिश में उड़ती है। तेज हवा उसे बहुत दूर तक उछाल फेंकती है। वो सीधे एक कांटेदार झाड़ियों में जाकर गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। अपने घर को टूटा हुआ देखकर चिड़िया तो बहुत डर जाती है। मेरे बच्चे घर के नीचे दब गए हैं, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया बैठी ऐसे मदद के लिए पक्षियों को पुकार रही थी। तभी उसे बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। मम्मा, यहाँ आइए हमारे पास। देखिए मम्मा, बड़ी बहना ने हमारे लिए केले के पत्तों से छत बनाई है। अपने बच्चों को ठीक देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे। मम्मा, आप ठीक हैं? आपके पंख पर तो चोट आई है। अगर मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। मीना बेटी, आपने अपने बहन भाइयों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। आपने अपनी रक्षा भी की और अपने बहन भाइयों की भी। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करना मेरी बेटी। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए आम की खेती किया करती थी। कोमल चिड़िया अपने बागीचे की देखभाल में पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पकते तो कभी पूरे कच्चे रह जाते और कभी कभी तो उसके आम पर काले काले धब्बे पड़ जाते। ऐसे आमों को जब कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी उसे नहीं खरीदता। जब कोमल चिड़िया किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाती तो वो उसे कहता, अरे अरे चिड़िया, ये कैसे आम ले आई हो? ऐसे आम तो कोई भिखारी भी ना ले। भला मैं क्या खरीदूंगा? अरे चाचा, आप एक बार इसे खाकर तो देखें, ये बहुत मीठे आम हैं। अरे चिड़िया, खाएंगे तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर पक्षी खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से?
निराश होकर कोमल चिड़िया अपने आमों की टोकरी उठाती है और वापस चली जाती है। अब तो कोमल चिड़िया की ये हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं कर्जदारों में थे कफे। वो कफों का भी एक आम का बागीचा था। उन कफा और कफी के आम जंगल में सबसे महंगे बिकते थे। अब तो उन कफों को चिड़िया का उस बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है, जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं ये आपके अंडे घरों में बेचाया करूँगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन, अरे कोमल बिटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ, तो ये ठीक ही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कफे के घर जाती है और उसे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं। इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपना घर मुझे देना होगा। बेचारी चिड़िया भोलेपन में अपना घर कफे को दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है, और वो उन पैसों से अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी बादल कप्पा वहाँ आता है। चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से, ये घर अब मेरा है। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बादल कौवा चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चिड़िया अपनी मुर्गी को उठाए रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया जहाँ जहाँ भी मदद के लिए पक्षियों के पास जाती है, सभी उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही मुझे बताओ। तभी मुर्गी घने जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ, उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। चिड़िया की मुर्गी घने जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। चिड़िया भी अपनी मुर्गी के पीछे पीछे थी। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? पता है बाहर जंगल में बारिश होने लगी है, क्यों ना हम आज रात यहीं गुजार लें। उस दिन से कोमल चिड़िया मुर्गी के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन उस गुफा में एक उल्लू साधु आता है। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? साधु जी, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं और मेरी मुर्गी यहाँ रह रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया सारी बात साधु उल्लू को बताती है। फिर साधु उल्लू मंत्र पढ़ता है। बेटी, आज से तुम्हारी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई मुर्गी बन गई है। लेकिन साधु बाबा जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूँगी? बेटी, तुम इस मुर्गी से जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा।
पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जंगल में ले जाती हूँ। फिर चिड़िया अपनी मुर्गी को लेकर जंगल में आ जाती है। ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सोने की मुर्गी का घर है। फिर चिड़िया उस सोने के घर में रहने लगती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया? इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो तुम्हें तो पता है, पास के पहाड़ी इलाके में उल्लू रहते हैं। वो बहुत बड़े चोर हैं। वो तुम्हें मारकर ये घर ले जाएंगे। नहीं नहीं कौवे अंकल, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये घर तो एक जादुई मुर्गी का घर है। देखना, ये घर मुसीबत में मेरी रक्षा भी करेगा। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है। कितना डरा रहा हूँ, लेकिन अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आँख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कौवे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया। अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कौवे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कौवे सेठ के पास जाती है। ये लो कौवे अंकल, ये रहे पैसे। अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी। जा भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कौवे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बेटी, तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कौवे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कौवे अंकल, आप रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है। एक विशाल और फलते फूलते जंगल की हरी भरी टहनियों पर चुन्नू चिड़ा और उसकी धर्मपत्नी मुन्नू चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें उनके 2 नन्हे बच्चे भी थे। जंगल में दाने की फसल पक चुकी थी और सभी पक्षियों के हृदय उम्मीद से भरे थे। चुन्नू चिड़ा ने गर्व से अपनी पत्नी मुन्नू से कहा, इस बार फसल इतनी शानदार हुई है कि मैं सारा दाना बेचकर कौवा साहूकार का पुराना 2000 रुपए का कर्ज चुका दूंगा। फिर हम बच्चों के लिए नया घोंसला बनाएंगे। पर खुशियां क्षणिक थीं।
अचानक आसमान पर गहरे स्याह बादल छा गए, बिजली कड़की और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार वर्षा से खेतों में पानी भर गया और चुन्नू सहित सभी किसानों की मेहनत से उगाई गई सारी फसलें मिट्टी में मिल गई। खेत के बीच खड़े होकर चुन्नू का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, हे विधाता, अब क्या होगा? अब मैं साहूकार का इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगा? फसल बर्बाद हो चुकी थी, पर कर्ज का भार अभी भी बाकी था। कौवा साहूकार, जो अपने लालच के लिए पूरे जंगल में कुख्यात था, अपने गुर्गे के साथ चुन्नू के पास आया। कौवा साहूकार ने कठोरता से कहा, चुन्नू, मेरे 2000 रुपए तुरंत वापस करो, वरना तुम्हारे घोंसले वाली ये जमीन मेरी हुई। चुन्नू ने विनती की, साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, मुझे बस 1 महीने का समय दीजिए। साहूकार ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये जमीन मेरी। 2 दिन बाद पैसे का इंतजाम ना हो पाने पर बेबस चुन्नू को अपनी पैतृक जमीन साहूकार को सौंपनी पड़ी। कौवा साहूकार ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, अब ये जमीन मेरी, देख लिया, मुझसे कर्ज लेने का यही अंजाम होता है। जमीन छिन जाने के बाद चुन्नू के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी बीनकर और बेचकर कुछ पैसे कमाना। एक दिन जब चुन्नू निराश मन से लकड़ी काट रहा था, तो भी एक तेजस्वी तोता साधु उसके पास आए। बेटा चिढ़े, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? चुन्नू के पास कुछ नहीं था, पर उसकी नेकदिली जिंदा थी। उसने अपनी कमर से बंधी अपनी एकमात्र पूंजी निकालते हुए कहा, तोता महाराज, मेरे पास खाने को दाना तो नहीं, पर ये 5 रुपए हैं, आप इनसे पास में भोजन कर सकते हैं। तोता साधु चुन्नू के इस निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने चुन्नू को पास बुलाकर एक अद्भुत राज बताया। इस जंगल में एक ऐसा बाजार लगता है जिसे चोर बाजार कहते हैं। ये केवल नेक और जरूरतमंदों को दिखता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बताता हूँ। वहाँ वस्तुएं कौड़ियों के दाम मिलती हैं। तुम वहाँ से सामान खरीदकर बेच देना और अपनी तकदीर बदलना। तोता साधु के बताए रास्ते पर चलते हुए चुन्नू को चमकीली रोशनी और अजीब शोरगुल के बीच वो चोर बाजार मिल गया। वहाँ चावल और गेहूं जैसी वस्तुएं सचमुच 1 रुपए में 50 किलो मिल रही थीं। लंबे समय बाद चुन्नू के चेहरे पर आशा और खुशी की चमक थी। मेहनत की उड़ान, चिड़े का साम्राज्य। मुन्नू ने चुन्नू को सलाह दी कि वो बाजार से लाए गए अतिरिक्त अनाज को पास के किराना स्टोर पर बेच दे। चुन्नू ने ऐसा ही किया और अच्छा मुनाफा कमाया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। चुन्नू हर बार बाजार से सस्ते दाम पर सामान लाता और गांव में उचित मूल्य पर बेचकर धन कमाता। देखते ही देखते जो चुन्नू अपनी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही अब अपनी मेहनत, ईमानदारी और सूझबूझ से दम पर पूरे जंगल का सहारा बन चुका था। उसने अपनी नई जमीन पर भव्य घोंसला बनाया, जंगल के चौक पर अपनी दुकान खोली और अपनी गुम हुई पहचान वापस हासिल कर ली। जब कौवे साहूकार ने अपने जासूस से चुन्नू की शानदार तरक्की की खबर सुनी, तो वो जलन और क्रोध से भर गया। इसी बीच आत्मविश्वास से लबरेज चुन्नू साहूकार के पास पहुंचा। उसने साहूकार के सामने पैसों का ढेर रखते हुए कहा, साहूकार जी, हे लीजिए आपके पूरे 2000 रुपए और ब्याज। अब कृपया मेरी जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। चुन्नू खुशी खुशी अपनी जमीन के कागजात लेकर घर लौट आया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिला दी थी। साहूकार की आंखों में अब लालच और प्रतिशोध था। उसने सोचा, इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे भी उसी बाजार से सोना खरीदना होगा। अगले दिन साहूकार चुपके से चुन्नू का पीछा किया और चोर बाजार का ठिकाना जान लिया। वो अगले दिन अकेले जाकर सोना खरीदने का सपना संजोकर वापस लौट गया। मगर अगले दिन जब लालची कौवा साहूकार वहां पहुंचा, तो उसे भयानक झटका लगा। चोर बाजार वहां से गायब हो चुका था। वहां केवल खाली पेड़ और झाड़ियां थीं। साहूकार निराशा और क्रोध से कांपते हुए खाली हाथ लौट आया। कुछ दिनों बाद चुन्नू को फिर से तोता साधु मिले। चुन्नू ने बाजार को धन्यवाद देने की इच्छा जताई। तोता साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो बाजार अब वहां नहीं है। वो तो एक चमत्कारी बाजार है जो अपनी जरूरत पूरी होते ही केवल नेक और सच्चे लोगों की मदद के लिए किसी और जरूरतमंद के पास चला जाता है। अब तुम घर जाओ और सुखी रहो। साहूकार ने चुन्नू को रास्ते में रोका और धमकी दी, पर चुन्नू ने सच्चाई बता दी। साहूकार ने इसे झूठ माना और प्रतिशोध की आग में जल उठा। उस रात इंतकाम की आग में साहूकार चुपके से चुन्नू की नई दुकान को आग लगा दी।
भागते समय जंगल के मुखिया चील सरपंच ने उसे देख लिया। अगली सुबह जंगल की पंचायत बैठी। चील सरपंच ने साहूकार का घिनौना अपराध सबके सामने रख दिया। जब साहूकार को कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपना जुर्म मान लिया। हाँ, मैंने ही गुस्से में आकर चुन्नू की दुकान जलाई थी। मुझसे उसकी तरक्की देखी नहीं गई। चुन्नू ने महानता दिखाते हुए कहा। चील सरपंच, हमें प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। साहूकार ने अपनी गलती मान ली है, अब उसे माफ कर दो। चील सरपंच ने अंतिम फैसला सुनाया। कौवा साहूकार, तुम्हें चुन्नू की दुकान अपने पैसे से फिर से बनवानी होगी और पूरे जंगल के गरीब किसानों का सारा कर्ज आधा करना होगा। यही तुम्हारा दंड है। साहूकार ने अपना सिर झुकाकर फैसला स्वीकार कर लिया। अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब सच्चाई, ईमानदारी और एकता के पंख फैलते हैं तो बुराई की हार और अच्छाई की जीत निश्चित हो जाती है। जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। कपी अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी जोरदार बादल गरजते हैं और एक सीधी बिजली कपी पर आकर गिरती है। कपी तो वहीं मर जाती है। अगले दिन सभी पक्षी बिजली कपी के मर जाने पर बहुत उदास थे। वो कपी को नदी में बहा देते हैं। मुन्नी अपनी माँ के मरने के बाद अकेली रह गई थी, इसलिए बादल कौवा दूसरी शादी करता है। कपी की दूसरी पत्नी बहुत बुरी थी, ना तो वो कोई काम करती है और घर से पैसे चोरी किया करती। अरे ये क्या, यहाँ तो अलमारी में 1 रुपया भी नहीं है। हाँ, उस मुन्नी को जरूर पता होगा। ऐसा कहते हुए स्वीटी कभी मुन्नी के पास जाती है और उसे मारती है। बता रही मुन्नी, तेरे पापा ने पैसे कहाँ छुपाए हैं? मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है, बस तू झूठ बोल रही है, वरना मैं तेरे पंख जला दूंगी। हाँ, और तुझे भोजन भी नहीं दूंगी। स्वीटी मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती है तो दूसरी ओर बादल कौवा जंगल में अंडा पराठा बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। आओ आओ पक्षियों, स्वादिष्ट अंडा पराठा खाओ। चटपटा अंडा पराठा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे कप्पे, तुम्हारा अंडा पराठा खाकर तो बहुत मजा आ गया। एक अंडा पराठा मेरी पत्नी के लिए भी पैक कर दो। ऐसे बादल कौवा जंगल में अंडे पराठे की दुकान लगाता है और शाम को अपनी रेड़ी लेकर वापस चला जाता है। घर जाते ही उसकी बेटी मुन्नी घर के बाहर बैठी रो रही थी। क्या हुआ मुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? पापा, पापा, मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए ना, उन्होंने मेरे पंख भी जला दिए। चुप कर जा मेरी बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं दूसरी शादी न करता तो हम दोनों सुखी जीवन गुजारते। बाबा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। मम्मा ने मुझे भोजन नहीं दिया। चुप कर जा मेरी बेटी, ये देख, मैं तेरे लिए अंडा पराठा लाया हूँ। फिर मुन्नी अंडा पराठा खाती है। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। पति जी लाओ, आज की कमाई मेरे पंख में दो। नहीं नहीं स्वीटी, वो मेरी मेहनत की कमाई है। और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला दूंगा। जल्दी से हमें भोजन बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा, अब मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो? देख लूंगी तुम्हें किसी दिन। जाओ, मुझसे नहीं बनता ये भोजन। दिन भर तो अंडा पराठा बनाते हो, जाओ अब अपना भोजन भी बना लो। फिर बाबा कौवा रसोई में जाता है और अपने लिए भोजन बनाने लगता है। बादल कौवा अपनी कमाई के पैसे एक डब्बे में डाल देता है। पूरे 3000 जमा हो गए हैं, ये मेरी बेटी के काम आएंगे। इन्हें छुपाकर ये दाल के डिब्बे में रख देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसे वो कौवा बहुत खुश होता है, लेकिन स्वीटी तो खिड़की से देख रही थी। बड़ा आया मुझसे छुपाने वाला, मुझे भी पता चल गया। एक बार गली से जाने दो, फिर बताऊंगी। वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन बादल कौवा अंडा पराठा बेचने जंगल में चला जाता है। पीछे से स्वीटी कभी दाल के डिब्बे से सारे पैसे निकाल लेती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। अब मैं अपनी माँ और बहन के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाऊंगी।
स्वीटी कभी वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। बादल कौवा थका हारा घर आता है। मुन्नी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, मम्मा तो अपने मायके गई है और सुबह से घर नहीं लौटी। वो बोल रही थी कि मैं रात को ही आ पाऊंगी। अच्छा बेटी, जाओ जरा रसोई से दाल का डिब्बा लेकर आओ। फिर मुन्नी वो डिब्बा लाती है। जब बादल कौवा देखता है तो डिब्बा खाली था। ले गई, वो कभी मेरी मेहनत की कमाई ले गई। पूरे 3,000 थे। बाबा, आप चुप कर जाएं। मुझे नहीं रहना उस सुतेली मम्मा के साथ। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं। हम अकेले रह लेंगे। लेकिन अब मैं उस सौतेली मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। शेखर हमारा है। इस जंगल में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाएगी तो वो काफी। बादल कौवे ने इतना बोला ही था कि तभी स्वीटी कभी आ जाती है। वो तो आज बहुत खुश थी। स्वीटी, तुमने दाल के डिब्बे से जो पैसे लिए हैं, अगर कुछ बचे हैं तो मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लाना है। अरे, तुम अपनी पत्नी से हिसाब मांगते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर बादल कौवे को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चालाक स्वीटी कभी बादल कौवे का घर बेचकर सारे पैसे लेकर चली जाती है। देखो कौवे, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी ने हमें ये घर बेच दिया है। मेरे पास तो इस घर के कागज भी हैं। ये देखो। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मम्मा के साथ मुझे नहीं रहना। देखिए ना, अब वो इस घर को ही बेचकर भाग गई। अब हमारा क्या होगा? चुप कर जाओ मुन्नी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी होगी। स्वीटी कभी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओए काबो, जो भी रोना है बाहर जाकर रो। मेरे पति आने ही वाले होंगे। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। बादल कौवा अपने अंडे पराठे का ठेला लगाना बंद नहीं करता। वो दिन भर जंगल में अंडा पराठा बेचता है। बाबा, रात हो गई है। अब हम कहाँ सोएंगे? बेटी, लगता है अब हमें कुछ महीने तो यहीं गुजारने पड़ेंगे। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्द ही अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। देखना, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे जमा होंगे, क्योंकि अब वो कभी हमारे साथ नहीं है। फिर बादल कौवा अपनी बेटी के साथ वहीं एक पेड़ के नीचे सो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बादल कौवा कुछ पैसे जमा करता है, जिससे वो अपना एक छोटा सा घर खरीद लेता है। ध्यान रखना कभी, अभी तुमने आधे पैसे दिए हैं। जल्दी ही पूरे पैसे दे देना। जी जी, तोते दोस्त, मैं जल्द ही तुम्हारे बाकी पैसे भी लौटा दूंगा। फिर वो दोनों बाप बेटी उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है। स्वीटी कभी फिर से लौट आती है। स्वीटी, अब यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मैं और मेरी बेटी हम अकेले रह लेंगे। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। दादी जी, मुझसे भूल हो गई। आप दोनों ही तो मेरा परिवार हो। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। स्वीटी कभी झूठे आंसू बहाती है। बादल कौवा उनमें बह जाता है। कुछ दिन तो स्वीटी कभी उनके साथ हंसी खुशी रहती है। वो घर के सारे काम करती और मुन्नी का भी बहुत ख्याल रखती। बादल कौवा तो उसके बुरे व्यवहार को पल भर में ही भूल जाता है। बादल जी, ये पैसे किस लिए जमा किए हैं? पत्नी जी, ये तोते के घर के पैसे देने हैं। वो 1 या 2 दिन में आने ही वाला होगा, क्योंकि ये घर मैंने आधी कीमत पर खरीदा है। हाँ हाँ पति जी, अच्छा है आप ये पैसे अलमारी में ताला लगाकर रख दें, जो किसी चोर को पता ना चले। पति जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब से ये घर हमेशा के लिए हमारा होगा। फिर बादल कौवा वो पैसे अलमारी में रख देता है। लेकिन वो कभी कहाँ सुधरने वाली थी। वो आधी रात को उठती है, ताला खोलकर बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिक ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी, जाइए सब्जी लेकर आइए। और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना। मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है।
हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली कपी की सब्जी की दुकान पर जाता है। कपी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताज़ा भी है और सस्ते भी, 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं कपी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कपी से कहता है। ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कपी अपनी बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कपी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कौवे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था, उसे पता ही नहीं चलता कि कब कौवा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कौवे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बाद